हाय दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु मैथ्स क्लासेस में। मैं मनोज सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, गुरु कंपटीशन क्लासेस अलीगढ़ से। आज हम मैथ के टॉपिक्स के बारे में किस तरीके से टॉपिक कराएंगे आपको। हमने मैथ को 4 भागों में डिवाइडेशन कर दिया बेटा। पहले 3 पार्टों में हमने अर्थमेटिक और जो चौथा पार्ट है उसमें पूरा एडवांस मैथ रखा है, और हम 0 से आपका हाई लेवल तक कराएंगे। बिल्कुल आप 0 से लेके चलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जो मैं आपको जितना भी मैं पढ़ाऊं तो आप धीरे धीरे आप रिवाइज करते रहें और मेरे साथ मैथ सीखते रहें आसान तरीक़ों से। तो हमने जो आपका जो मैथ है वो 4 भागों में डिवाइडेशन कर दिया है। हम पहले पार्ट के बारे में बताएंगे, पहले पार्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो पहले पार्ट में आज हम बता रहे हैं, पहले पार्ट में जो है पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले है संख्या पद्धति। उसके बाद है आपका भिन्न, इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। इसको कहते हैं आप फ्रैक्शन। नंबर 3 आपका है आयु संबंधी। इसे कहते हैं इंग्लिश में एज रिलेशन। नंबर 4 पर है आपका वर्गमूल एवं घनमूल। इसको कहते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। फाइव नंबर यानी कि आपका 5 नंबर पे है आपका औसत, और 6 नंबर पे है आपका साझा। इसको कहते हैं एवरेज। बेटा इसको एवरेज कहते हैं, इसको कहते हैं पार्टनरशिप। पहले यूनिट में ये वाले 6 टॉपिक कराएंगे जो आप अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको नंबर सिस्टम कराऊंगा पहले, उसके बाद आपको फ्रैक्शन कराऊंगा, उसके बाद आपको एज रिलेशन कराएंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट एंड की रूट कराएंगे, उसके बाद एवरेज कराएंगे, उसके बाद आपको साझा कराएंगे, उसके बाद दूसरा आपका यूनिट लेंगे, उसके बाद तीसरा लेंगे, उसके बाद चौथा लेंगे, और चौथे यूनिट में पूरा एडवांस मैथ है, और स्टार्टिंग के 3 यूनिट में पूरा अर्थमेटिक है बेटा। तो आज हम मैथ की क्लास लेके आए हैं जिसमें जो टॉपिक है वो आपका पहला टॉपिक है संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम। संख्याओं का जो सिस्टम होता है उसे ही नंबर सिस्टम कहते हैं। कौन सी संख्या सम है, कौन सी विषम है, कौन सी रियल नंबर्स है, कौन सी ऑड नंबर्स है, ये सारे सिस्टम को ही नंबर सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, संख्याओं का जो आविष्कार है वो नहीं हुआ है, केवल 0 का आविष्कार हुआ है, और 0 का आविष्कार आपको पता है आर्यभट्ट प्रथम ने किया है। तो सबसे पहले जो संख्याओं की बात होगी, संख्या पद्धति का मतलब है संख्याओं के सिस्टम को प्रदर्शित करना ही आपका नंबर सिस्टम कहलाता है। तो सबसे पहले आप लेंगे इसमें प्राकृतिक संख्या, ये होता है नेचुरल नंबर्स।
नेचुरल नंबर्स के बारे में समझें। देखो, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जिनका आविष्कार नहीं हुआ, जिसकी खोज नहीं हुई है, जिसको किसी ने नहीं लिखा है, तो वो कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 से लेकर 9 तक के अंकों से लिखी जाती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 8 9। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके नेचुरल नंबर्स होंगे। एक संख्या के कई नाम हो सकते हैं, लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट ये जो ऑल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका पूर्ण संख्याएं। इसे कहते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जिससे आप कोई भी नंबर्स बना सकते हैं, और पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर आपके 9 के अंकों तक बनी होती हैं। या आप कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को आप रख दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या का रूप धारण कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे 0 1 2 3 4 5 6 सो दैट इन्फिनिटी। ये ध्यान रखना, यदि 0 को छोड़कर कोई किसी ऑल नंबर से 0 को छोड़कर सभी नंबरों से बनी संख्या 1 से लेकर 9 तक के अंकों से जो बनी संख्या होती हैं वो सबसे पहले प्राकृतिक होती हैं। यदि आपसे पूछा जाए 2 कौन सी संख्या है, तो आपको आंसर देना है प्राकृतिक है। सबसे पहले कौन सी है? प्राकृतिक। 2 सम भी हो सकता है, 2 परमेय भी हो सकता है, 2 रियल नंबर्स भी हो सकता है, 2 अभाज्य संख्या भी है, रूट संख्या भी है, बहुत सारे, एक संख्या के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी होगी? प्राकृतिक संख्या। ये माइंड में रखना है। यदि आपसे पूछा जाए 0 कौन सी संख्या है, तो सबसे पहले कौन सी होगी? 0 आपका है पूर्ण संख्या। 0 इंटीजर्स भी है, ऐसा इंटीजर्स है न्यूटर इंटीजर्स, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इसलिए एक संख्या के बेटा बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहले जिस पद्धति में रखा गया है सबसे पहले वही आपको नाम बताना है। इसलिए 2 सबसे पहले होगी प्राकृतिक। कौन सी होगी बेटा? प्राकृतिक। चलो, थर्ड वन आता है, तीसरी संख्या आती है आपकी भाज्य। इसको हम यौगिक संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या भी कहते हैं इसे। और इंग्लिश में कहते हैं इसे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स। अब ये ध्यान रखना, जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो सेल्फ एंड वन एंड अदर नंबर से डिवाइडेशन होते हैं, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभक्त हों, वो भाज्य, यौगिक, संयुक्त संख्याएं कहलाएंगी। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, उसके बाद आपका है 6 8 9 10 12, आगे भी इन्फिनिट। क्योंकि 4 जो संख्या है, 4 स्वयं से डिवाइडेशन हो रही है, यानी 4 से 1 से हो रही है, और तीसरी संख्या 2 से डिवाइडेशन हो रही है। 6 लेंगे तो 6 देखेंगे, स्वयं से डिवाइडेशन हो रही है, 1 से डिवाइडेशन हो रही है, और तीसरी संख्या 2 और 3 से डिवाइडेशन हो रही है। यदि इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो आंसर होगा आपका 4। और यहाँ आपसे पूछ ली सबसे बड़ी, तो आंसर हमेशा होगा अनंत, इन्फिनिटिव। यदि नंबर्स की बात नहीं हो रही है
यदि आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए, आपसे पूछी जाए सबसे बड़ी सम संख्या क्या क्या होगी, तो आपको पता नहीं सम संख्या सबसे बड़ी क्या होगी। छोटी तो बता सकते हैं, बड़ी नहीं बता सकते। लेकिन अंकों में बात हो कि आपके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे 9998। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी अंकों की बात होगी तो निकाल सकते हैं। यदि अंकों की बात नहीं होगी तो बड़ी से बड़ी संख्या में हमेशा आंसर जो आएगा वो आएगा इन्फिनेटिव। ये माइंड में सेट रखना है। छोटी से छोटी निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी अंकों में निकाल सकते हैं, लेकिन बिना अंकों वाली बड़ी से बड़ी में आंसर हमेशा इन्फिनेटिव होगा। नंबर 4 समझ लें। आपसे कहा जाए अभाज्य संख्याएं, अभाज्य कहा जाए या आपसे कहा जाए रूढ़ संख्याएं, इसको कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। यानी कहने का मतलब ये है, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो स्वयं और एक से ही विभक्त होती हैं, किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं, किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती। जैसे सबसे छोटी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, आगे भी हो सकती है। यदि हम कहें सबसे छोटी जो प्राइम नंबर्स होगा, स्मॉलेस्ट, वो सबसे छोटा जो होगा वो होगा 2, और सबसे बड़ा जो होगा या सबसे जो बड़ी होगी वो होगी आपका अनंत, इन्फिनेटिव, अनंत होगा। अंकों में पूछी जाए तो निकाल सकते हैं, लेकिन बिना अंकों वाली कंडीशन आप नहीं निकाल सकते। चलो धीरे धीरे हम संख्याएं भी कराएंगे, क्योंकि एक साथ संख्या नहीं करा सकते, संख्याओं के बारे में भी बताएंगे। लेकिन जो आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका गुणनखंड, यानी आज का टॉपिक है फैक्टर। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स का मतलब होता है किसी संख्या को जितनी संख्याएं विभाजित कर सकती हैं वे संख्याएं उस संख्या का फैक्टर होती हैं जो विभाजित होती हैं। ये ध्यान रखना। यानी गुणनखंड का मतलब होता है या किसी संख्या को जितनी संख्या विभाजित करती हैं वे संख्याएं उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। गुणनखंड कहलाते हैं। अब देखो गुणनखंड में जो कंडीशन है वो कई प्रकार की कंडीशन है, अभी बताएंगे। जैसे गुणनखंड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपसे पूछा जाएगा गुणनखंडों की संख्या, ये तो यहाँ से संख्या पूछी जाएगी। कुल गुणनखंड, और उसके बाद पूछा जाएगा सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। उसके बाद नंबर 3 पर पूछा जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या,
विषम गुणनखंडों की संख्या। इसमें 3 प्रकार की कंडीशन आती हैं टोटल्स में, लेकिन यहाँ पे जो है योग वाली कंडीशन आती है, सेकंड नंबर पर आता है योग। कुल गुणनखंडों का योग पूछा जाए या नंबर 2 पूछा जाए इसमें सम गुणनखंडों का योग। और नंबर 3 पूछा जाए विषम गुणनखंडों का योग। और नंबर 4 पर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। ये फैक्टर्स में कंडीशन है, ये वाली ये योग वाली कंडीशन है और इधर फैक्टराइजेशन वाली कंडीशन है। तो समझ रहा है आपको। तो सबसे पहले हम आपके संख्या की बात करेंगे, यहाँ से स्टेप चलेगा ये। तो सभी कॉपी कर लें। और सबसे पहले हम गुणनखंडों की संख्या की बात करेंगे। संख्या की, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी 100 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है, वो कितनी संख्या हैं, जितनी भी संख्या होंगी वही फैक्टर्स होंगे, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा 100 को कौन कौन सी विभाजित कर सकती है, आपने कहा सर 1 का भाग जा सकता है, 2 का जा सकता है, 4 का जा सकता है, 5 का जा सकता है, 10 का जा सकता है, 20 का जा सकता है, 25 का जा सकता है, 50 का जा सकता है, 100 का जा सकता है। जितनी भी संख्याओं का भाग इस वाली संख्या में जाएगा, यही संख्याएं इस संख्या के क्या कहलाएंगे, ये गुणनखंड। तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो संख्याएं कितनी होगी, संख्या नंबर्स ऑफ फैक्टर कितने हो गए। 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या यदि पूछी जाए तो आंसर आएगा 9। कितना आएगा आंसर, 9, ये ध्यान रखना। अब देखो इसका दूसरा तरीका है, ये तो आपका सीधा सीधा है, संख्या ज्ञात कर ली, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि इसका फैक्टराइजेशन कर लिया आपने, 9 आया अभी, और आप मेथड से करेंगे 100 के फैक्टराइजेशन करेंगे आप। तो 100 के फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइडेशन करेंगे तो 50, 2 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 5 बार, फिर 5 से करेंगे तो 1 बार। तो यहाँ फैक्टर्स करेंगे 100 के, तो कितने आएंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 आएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाली जो पावर्स होती है इसमें 1 ऐड करते हैं, ऊपर वाली जो पावर है इसमें आप 1 ऐड करेंगे और इन दोनों का कर देंगे मल्टीपल। तो कितना, 2 और 1 कितना हो गया, 3 और 3 बराबर कितना होगा, 9। यहाँ से भी आंसर कितना है, 9। अगला क्वेश्चन देख लें। इसमें आपसे पूछा जाए 500, क्वेश्चन यहीं से चेंज कर दिया है। 500 के कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे आप। 500 के फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 500 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप 2 से डिवाइडेशन करेंगे, फिर 2 से डिवाइडेशन करेंगे, फिर 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 टाइम्स है।
इसका मतलब ये है, ये 2 की पावर है 2 इंटू 5 की पावर है 3। 2 की पावर 2 है और 5 की पावर कितना है 3। तो मैंने कहा अभी कि जितनी भी पावर होती है उसमें हम 1 ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, क्या कारण है, सारे स्टेप विद कंसेप्ट के अभी समझाएंगे। पहले ये समझ लो जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, जितनी पावर्स होती है उसमें 1 ऐड करते हैं। यहाँ 3 है, 3 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और 1 3 और 3 और 1 4। टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे 12। यहाँ से आंसर आपका 12 आएगा। तो 500 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कुल कितने गुणनखंड है, तो 12 आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और देख लें, इसका कंसेप्ट और समझा देते हैं कैसे आया, कंसेप्ट समझ लें। छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा छोटी संख्या से समझ लो, लोग 50 के कुल गुणनखंडों की संख्या। देखो मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, ये छोटा देखो 50 के। सबसे पहले 50 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइडेशन करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। इसका मतलब 2 इंटू 5 की घात कितना आया, 5 की घात 2 आया। तो देखो ये ध्यान रखना, यहाँ से 50 को कौन कौन सी संख्या विभक्त कर सकती हैं, तो 50 को कर सकती है 1 का भाग जा सकता है, 2 का जा सकता है, आपका 5 का जा सकता है, 10 का जा सकता है, 25 का जा सकता है और 50 का जा सकता है। इतनी संख्या तो हो सकती हैं। अब देखो यहाँ से विद कंसेप्ट, यहाँ से कंसेप्ट समझने, ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ से। इसका कंसेप्ट 1 प्लस क्यों करते हैं, क्या कारण है 1 प्लस करने का, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर नंबर्स ऑफ फैक्टर इसके 2 होते हैं, 2 की घात 0 और 2 की घात 1। उसके बाद करेंगे 5 की घात 0 और 5 की घात 1 और 5 की घात 2। सबसे पहले क्या करना है, 0 की घात 2 की घात 0 का गुणा इन तीनों में करना है। पहले इसमें करना है, उसके बाद इसमें करना है, उसके बाद इसमें करना है। तो देखो 2 की घात 0 का मतलब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। 2 की घात 0 का मतलब 1 का गुणा 5 की घात 1 में करेंगे, यानी 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 1 5 आएगा। 1 का गुणा करेंगे 5 25 में तो 1 आएगा 25। तो 0 वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन तो हो गई। अब ये 2 की घात 1 वाली करेंगे। 2 की घात 1 का मतलब होता है 2, 2 का गुणा करेंगे 5 की घात 0 यानी 1 में तो 2 1 2। दूसरा आएगा 2 का गुणा करेंगे 2 पंजे 10, 1 10 आएगा। और 2 की घात 1 का गुणा करेंगे 5 की घात 2 में तो आएगा 5 25 दूनी 50। तो कितने फैक्टर्स हैं आपके, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हैं 6। और वैसे भी निकालेंगे आप तो वैसे भी 6 आएगा। देखो 2 इंटू 5 की घात 2, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, फिर भी आंसर कितना आ रहा है 6। एक क्वेश्चन और समझ लें। जैसे आपने लिया 200 के कुल कितने गुणनखंड हैं। 200 के करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे, 200 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। 2 से करेंगे 100 टाइम्स जाएगा, 2 से करेंगे 50 टाइम्स जाएगा, 2 से करेंगे 25 टाइम्स जाएगा, 5 से करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 2 की घात 3 और 5 की घात 2 फैक्टराइजेशन कर लिया। तो मैंने कहा बेटा आपको जो पावर है उसमें 1 प्लस करना है, 1 प्लस आपको करना है। तो 2 में आप 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी 4 तिया, इसका 12 आपका आंसर है। अब एक क्वेश्चन लास्ट आपको इसमें बताना है।
जिसमें आपसे पूछा जाए सम वाली कंडीशन, आपको समझ में आए कुल फैक्टर, आपसे पूछा जाए सम गुणनखंड कैसे निकालने हैं। सम गुणनखंड पूछे जाए यहाँ, तो आपसे कहा जाए 500 के कितने सम गुणनखंड होंगे, 500 के कितने सम गुणनखंड होंगे, ये पूछा जाए। तो आपको क्या करना है, 500 का फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले 2 से डिवाइडेशन करेंगे तो 250 टाइम्स आएगा, फिर 2 से करेंगे 125 टाइम्स आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 25 टाइम्स आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 टाइम्स आएगा। तो यहाँ से 500 के फैक्टराइजेशन किया तो आपको आया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। ये फैक्टराइजेशन किया तो ये आया। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सम आपके फैक्टराइजेशन में समझना है। सम गुणनखंड निकालने तो एक जो 2 का फैक्टर है वो आपको बाहर लेना है, एक 2 का फैक्टर इधर बाहर लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि यदि हम सम फैक्टर का गुणा यहाँ सम संख्या गुणा विषम में करेंगे तो सम का रूप बन जाएगा, इसलिए हमने ये 2 का फैक्टर हमने बाहर लिया है। और हमने कहा इस निकालने हैं आपको कुल गुणनखंड, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो सम बनाएगा विषम को। तो जो ऊपर वाला जो 1 है पावर्स, उसमें 1 ऐड करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे, पावर में 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 2, 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 4। तो टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर हो गए इवन, वो हो गए 8। 500 के सम गुणनखंड हैं 8। कितने हैं 8। यदि आपसे 1200 के सम गुणनखंडों की संख्या पूछी है, बारह के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है ये पूछा जाए आपसे, तो आप करें कोशिश करें बेटा। मैंने अभी आपको बताया ये वाला टाइप। सबसे पहले तो आपको 1200 के फैक्टराइजेशन करना है, तो 1200 के फैक्टर करेंगे आप। 2 से करेंगे तो कितने बार जाएगा 600, फिर 2 से करेंगे तो 300, फिर 2 से करेंगे आपका 150, फिर 2 से करेंगे तो 75, फिर 5 से करेंगे तो जाएगा 15 टाइम्स, और फिर 5 से करेंगे 3 टाइम्स, 3 से जाएगा 1 टाइम्स। तो जो 1200 के जो फैक्टराइजेशन करने पर जो आपका फैक्टर हुए वो कितना हुआ 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो हमें सम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है सम, तो सम करना है तो मैंने कहा 2 की पावर हमें कम करना है, यहाँ से एक फैक्टर यहाँ लेना है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। जितने भी आपके पावर्स हैं घाते हैं उसमें 1 प्लस करना है, तो 3 + 1 और 2 + 1 और 1 + 1। यहाँ कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, कितना होगा 4 × 12, 12 दूनी कितना हो गया 24। तो 1200 में सम गुणनखंडों की संख्या जो है वो है 24। कितनी है 24। तो सम गुणनखंड निकाल सकते हैं आप। अब देखें विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड देखेंगे। विषम गुणनखंडों की संख्या देखनी है।
विषम गुणनखंड देखें। जैसे क्वेश्चन है 800 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 800 में निकालने हैं विषम गुणनखंड। तो सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन करना है, 800 के फैक्टर करने हैं। तो 800 के फैक्टर करेंगे तो आप 800 के फैक्टर करेंगे तो 8 इंटू 100 से कर सकते हैं। और 2 का मतलब कितना, 2 का मतलब यानी 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 और 100 का मतलब होता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बार बार ऐसे ही करना पड़े फैक्टराइजेशन, आप जल्दी से जल्दी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो 3 और 2, इसका मतलब ये हो गया यहाँ से कि 2 की पावर हो जाएगा 5 इंटू 5 की पावर हो जाएगा 2। हमेशा ये ध्यान रखना, जब आप विषम गुणनखंड निकालते हैं तो सम गुणनखंड नहीं लेते हैं, सम गुणनखंड नहीं लेते हैं, सम गुणनखंड नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना। जब आप विषम निकालते हैं तो सम गुणनखंड नहीं लेते हैं। कोशिश करें इसमें उसी तरीके से करना है। तो इसको कैसे करना है, तो ये सम तो लेना ही नहीं है सीधा, तो यहाँ पे 5 की घात 2 में 1 जोड़ना है। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो आपके कितने होंगे, 3 फैक्टर्स होंगे, 3 विषम संख्या होंगी जो 800 को विभाजित कर सकती हैं। अब देखो 800 को विभाजित करने वाली 3 संख्या है, कितनी संख्या है, 3 फैक्टर है विषम संख्या के 800 में। अब यहाँ से देखें 100 के देखेंगे तो 100 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो 100 के करेंगे तो कितना, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। तो इसका मतलब है सम तो लेना नहीं है, यहाँ पे भी 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100 के भी कितने आएंगे, 3। कौन कौन से आएंगे, देखो 100 को 1 विभक्त कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, 5 कर सकता है, 10 कर सकता है, 20 कर सकता है, 25 कर सकता है, 50 कर सकता है और 100 विभाजित कर सकता है। 100 को ये संख्या विभाजित कर सकती हैं। इसमें जो ऑड फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ऑड फैक्टर्स आपका 1 है, 5 है और 25 है। यही 800 में आपके बनेंगे। तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा आपका, 3 आएगा। एक और देखें, यदि आपसे कहा जाए 500 के कुल कितने विषम गुणनखंड हैं, 500 के कुल कितने विषम गुणनखंड हैं, तो ये पूछा जाए आपसे, तो 500 के फैक्टराइजेशन करेंगे आप तो क्या होगा, 5 इंटू 100 और 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब होता है 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू करेंगे 5। तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 आपके ये हो जाएगा। तो विषम फैक्टर में हम सम वाला आपका नहीं लेते हैं। तो ये हम 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो आपके विषम फैक्टर होंगे वो होंगे कितने, 4 होंगे। देखो एक क्वेश्चन के द्वारा आपको तीनों आंसर बताने, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। आपको एक क्वेश्चन के आधार पे ही चेक करना है क्या सम गुणनखंड प्लस विषम गुणनखंडों का योग टोटल गुणनखंडों के योग के बराबर है या नहीं। एक बार चेक करते हैं बेटा। जैसे एक क्वेश्चन लें, 2160 के गुणनखंड 2160 के गुणनखंडों के
21 60 के गुणनखंडों में आपको नंबर 1 बताना है, सम गुणनखंडों की संख्या, और नंबर 2 बताना है इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम फैक्टराइजेशन। उसके बाद आपको बताना है कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड बताने हैं। तो सबसे पहले 2160 के आपको फैक्टराइजेशन करना है, 2160 के। तो 2160 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप डिवाइडेशन करेंगे 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 540 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 2 7, फिर 2 से करेंगे 2 1 2, 2 3 6 और 2 5 10, फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 7 35। अब जो 27 है, 27 का मतलब क्या होता है आपका, 27 का मतलब होता है 3 की घात 3। तो यहाँ से जो फैक्टराइजेशन आया वो 2 की पावर 4 आया, 2160 के 2 की घात 4 आया, और ये आया 3 की घात 3 और 5 की घात 1, ये फैक्टराइजेशन आया। तो ये बेटा आपको समझना है 2160 में सबसे पहले निकालने सम निकालने हैं। तो मैंने कहा था सम में क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है क्या, आपको ये वाला सम निकालना है। सम में क्या करते हैं हम, 2 का फैक्टर बाहर लेते हैं, तो कितना बचा अंदर, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3 इंटू 5 की घात 1, और घातों में 1 बढ़ा के आप लिखेंगे तो 3 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 4, और 3 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 4, 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2, तो कितना होगा 4 चौक 16 दूनी। सम गुणनखंडों की संख्या हो गई 32, और विषम गुणनखंडों की संख्या यदि पूछी जाए तो विषम में क्या आप सम लेते हैं, क्या नहीं लेते, तो विषम में सम वाला नहीं लेते, तो यही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेंगे 3 की घात 3 इंटू 5 की घात 1, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 4 दूनी, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है 8। अब देखेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या, तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो आपको क्या करना है, जितनी भी घात है उसमें 1 बढ़ाना है। तो आपको यहाँ लिखना है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की घात 1। तो 4 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 5, 3 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 4, 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2, तो कितना होगा 5 चौक 20, 20 दूनी 40। यहाँ से ये सिद्ध होता है कि सम गुणनखंडों प्लस विषम गुणनखंडों का जो टोटल है वो कुल गुणनखंडों के टोटल के बराबर है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं टोटल्स की। अब यहाँ से बात करते हैं बेटा टोटल्स की। टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल इधर हो। अब टोटल्स की बात करेंगे, यानी सम की, फैक्टर्स ऑफ सम, गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। तो मैंने योग वाली कंडीशन आपको बताई थी। तो सबसे पहले देखेंगे आप कुल गुणनखंडों का योग, कैसे निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें, आपसे ये कहा जाए कि 50 के कुल गुणनखंडों का योग कितना है। पचास के कुल गुणनखंडों का योग कितना है, तो आप 50 के फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे 25 बार, 5 से करेंगे 5 बार, फिर 5 से करेंगे 1 टाइम्स। तो इसका मतलब ये यहाँ से आया 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 2। तो यहाँ से टोटल निकालेंगे आप, तो क्या करना है 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, उसके बाद यहाँ 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। 0 से चलना है, जहाँ तक चलना है जहाँ ऊपर पावर है,
तो देखो यहाँ से करेंगे 2 की पावर 0 का मतलब 1 और 2 की पावर 1 का मतलब आपका 2, तो 1 और 2 कितना हो गया बेटा 3। यहाँ से करेंगे 5 की घात 0 का मतलब 1, 5 की घात 1 का मतलब 5, 5 की घात 2 का मतलब होता है 25, तो यहाँ पर जो टोटल्स होगा वो होगा 31। तो आपको योग पूछा है तो आप पहले वाले फैक्टर के टोटल में दूसरे वाले फैक्टर का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 93, और 93 ही आपका आंसर है। और वैसे देखेंगे तो 50 को विभक्त करने वाली कौन कौन सी संख्या है 50 को, उसका टोटल करके तो 1 का भाग जा सकता है, 2 का जा सकता है, 1 का जा सकता है, 2 का जा सकता है, 5 का जाएगा, 10 का जाएगा, 25 का जाएगा और 50 का जाएगा। और किसी संख्या का जा रहा है क्या? नहीं। तो टोटल करके देख लीजिएगा, 25 और 5 30, 30 और 10 40, 40 और 50 90, 90 और 3 कितना हो गए 93। ऐसे भी 93 आया बेटा। तो आप कोशिश कीजिए, हर चीज़ आप आसानी से सीख सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हो। तो अगला क्वेश्चन देखें, आपसे कहा जाए 600 के कुल गुणनखंडों का योग, 600 के कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा? तो आप फैक्टराइजेशन करेंगे 600 के, तो आप करेंगे 600 × 100 ऐसे करके कर सकते हैं। फिर इसको तोड़ सकते हैं 2 × 3 × 100 को तोड़ेंगे 2 की घात 2 × 5 की घात 2 में। फैक्टराइजेशन करेंगे 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 2 की पावर 3 × 5 की पावर आपका 2 × 3 की पावर 1, ये हो रहा है। तो आप 0 से लिखेंगे, तो 2 की पावर 0 का मतलब आपका है 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2 है, और 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब आपका है 8। बार बार 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिख सकते हैं। 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5, 5 की घात 2 का मतलब 3 की घात 0 का मतलब 1, 3 की घात 1 का मतलब 3। टोटल कर सकते हो, 8 4 12, 3 15, 25 और 6 31 और 3 और 1 4। इसका इसमें गुणा कर सकते हो। 15 चौका कितने होते हैं? 15 चौका होते हैं 60 × 31, तो 6 1 6 3 18, 1860 आपका आंसर हो जाएगा। बार बार आप फैक्टराइजेशन करके आप फिर दोबारा टोटल्स करेंगे तो उसमें लॉन्ग मेथड हो जाएगा। आप डायरेक्टली करना है आपको खुद के कैलकुलेशन पर कॉन्फिडेंस है तो आप डरने वाली बात नहीं, आप करते रहिए, बस जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट आएगा, सही आएगा। तो अपने आप पर भरोसा रखिए, अपनी कैलकुलेशन पर भरोसा रखिए। आपसे कहा जाए 1200 के कुल गुणनखंडों का योग ये पूछा जाए, तो 1200 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो होगा 4 × 3 × 100, इसका मतलब होता है 2 की पावर 2 × 3। इसका करेंगे तो 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। बार बार इस तरीके से नहीं करना है आपको, तो मैं स्टार्टिंग में आपको समझा रहा था कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मतलब कितना है कि 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2 × 3 की पावर कितना है 1। तो डायरेक्ट ही चलना है, डायरेक्ट चलना है आपको। 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5, 5 की पावर 2 का मतलब 25, 3 की घात 0 का मतलब 1 और 3 की घात 1 का मतलब 3। अब टोटल कर लें तीनों का, यहाँ पे कितना होगा 16 और 24, 24 और आपका 4 28, 28 और 3 31। यहाँ कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी 31 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा आपका 31 चौका कितने होते हैं 31 चौका होते हैं आपके 4 1 4
और 4 12, 124 होते हैं। 124 इंटू 31 करना है तो आपको करना है 3 से करेंगे, 3 चौक 12 का 2 और 3 दूनी 6, 6 और 1 7 और 3 1 का 3। टोटल करेंगे तो 4 4 और 8 और 3, 3844 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वाली कंडीशन आपको समझ में आई होगी। अब इसमें देखेंगे सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। जैसे एक संख्या ली मैंने, आपको 300 ले ली, 300 के सम गुणनखंडों का योग कितना होगा। तीन सौ के सम गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो आप 300 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 इंटू 100 करेंगे। 100 का मतलब होता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 आया। हमेशा ये ध्यान रखना, जब सम गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो 2 की घात 0 का मान नहीं लिखते। क्या नहीं लिखते? 2 की घात 0 का मान नहीं लिखते हैं और 2 की घात 1 से चलेंगे। 2 की घात 1 का मतलब होता है 2 और 2 की घात 2 का मतलब होता है 4 और यहाँ 5 की घात 0 का मतलब 1, 5 की घात 2 का 5 की घात 1 का मतलब 5, 5 की घात 2 का मतलब 25, 3 की घात 0 का मतलब 1 और 3 की घात 1 का मतलब 3। अब टोटल कर लो तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, ये 31 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से करेंगे आप 6 1 6, 6 3 18 इंटू करेंगे 4 तो 4 6 24 का 4, 4 8 32, 32 और 2 आपके हो गए 34, 4 1 4 और 3 7, 744 आपका आंसर। तो ऐसे आप टोटल्स निकाल सकते हैं। सम गुणनखंडों में क्या 2 की घात 0 नहीं लेते बेटा। कॉपी हो गया सभी का। चलो आगे चलते हैं। आज से पूछा जाए 2160 की सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो आप फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। तो आप करेंगे यहाँ पे 216 इंटू आपका करेंगे 10। 216 का मतलब होता है 6 की घात 3 और 6 की घात 3 का मतलब है 2 भी 3 बार आएगा और आपका 3 भी 3 बार आएगा। इसका मतलब है 5 दूनी 10। इसका मतलब यहाँ से 2 की घात 3 और 2 की घात 1 का मतलब ये हो जाएगा 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 3 इंटू 5 की घात 1। ये फैक्टराइजेशन हो गया 2160 का। अब जल्दी से करना, जितनी जल्दी से हो सके उतनी जल्दी ही आपको फैक्टराइजेशन करना है बेटा। तो ये ध्यान रखना 2 की घात 0 नहीं लेंगे। तो यहाँ से क्या करना, 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 की घात 3 का मतलब 8, 2 की घात 4 का मतलब 16, 3 की घात 0 का मतलब 1, 3 की घात 1 का मतलब 3, 3 की घात 2 का मतलब 9, 3 की घात 3 का मतलब 27, 5 की घात 0 का मतलब 1, 5 की घात 1 का मतलब 5। तो ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 27 और 9 36, 36, 36 और 4 कितना होगा 40 और ये कितना हो जाएगा 24, 24 और आपका 28, 28 और 2 हो जाएगा 30। तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 12 छिंग 72, 72 के पीछे 2 0,
यानी 7200 आपका आंसर हो जाएगा। सम वाला समझ में आया बेटा अच्छे से? अब विषम का समझा देते हैं यहाँ से ही 2160 से ही। 2160 के जो फैक्टराइजेशन हुए थे वो हुए थे 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 3 इंटू 5 की घात 1। और इसमें मैंने पूछा 2160 के कौन से फैक्टर पूछ लिए मैंने? विषम गुणनखंडों का योग। तो ये ध्यान रखना विषम वाले में, आप विषम गुणनखंड वाली संख्या में ये ध्यान रखना एक कि सम गुणनखंड नहीं लेते हैं। सम गुणनखंड नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना। तो सम गुणनखंड नहीं लेते हैं, ये आपको स्टेप ध्यान रखना। तो यहाँ पे सम नहीं लेंगे तो ये वाला 2 की घात 4 तो नहीं लेंगे आप, तो क्या लेंगे? 3 की घात 3 और 5 की घात 1, इससे करेंगे। तो 3 की घात, एक और देखें, 1000 के कुल 1000 के विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा? ये पूछ ले जाए। देखो मैंने सम बता दिया, विषम बता दिया और आपका कुल का बता दिया। उसके बाद व्युत्क्रम का रह जाता है, वो अभी कराएंगे हम। तो 1000 के फैक्टराइजेशन किया आपने, तो 1000 के फैक्टराइजेशन करेंगे आप तो कितना होगा आपका? 10 इंटू 100, इसका मतलब होता है 2 इंटू 5 और इसका मतलब होता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यही तो होता है। तो यहाँ से आपने देखा कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो इसका मतलब है कि कितना हो गया? 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, इसका मतलब कितना हो गया? 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 ही तो हो गया। यहाँ 1 1 मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। अब मैंने कहा विषम जब फैक्टर्स होते हैं, जब विषम फैक्टर का जो टोटल पूछा जाए तब आप सम वाला फैक्टर नहीं लेते, तो डायरेक्ट विषम वाला लेंगे। तो 5 की घात 0 का मतलब 1, 5 की घात 1 का मतलब 5, 5 की घात 2 का मतलब 25, 5 की घात 3 का मतलब 125, यही टोटल होगा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से टोटल करेंगे तो 150, 156 आंसर है, 156 ये आंसर है। अब मैं छोटे से क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा, क्योंकि आप थोड़ा डाउट में ना रहें कैसे करेंगे। देखो बहुत छोटे क्वेश्चन से समझा देते हैं टोटल करके। जैसे मान लो आप 100 ही मान लो, 100 के विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, योग पूछा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखना है कौन कौन सी संख्या डिवाइडेशन करें। 1 का भाग जा सकता है, 2 का जा सकता है, 4 का जा सकता है, 5 का जा सकता है, 10 का जा सकता है और 20 का जा सकता है, 25 का जा सकता है भाग, 50 का जा सकता है और 100 का भाग जा सकता है। लेकिन बेटा इसमें विषम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो विषम फैक्टर हैं भैया इसमें 1, 5 और 25। तो टोटल करेंगे विषम फैक्टर्स का तो कितना होगा? 25 और 5 30 और 1 31 होगा टोटल। अब उस वाले मेथड से करेंगे, 100 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होगा? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 होगा या नहीं? तो ये जो आपका विषम वाले में सम वाला नहीं लेते हैं, तो यहाँ से चलेंगे 5 की घात 0 का मतलब 1, 5 की घात 1 का मतलब 5, 5 की घात 2 का मतलब 25। फिर भी आप टोटल करेंगे तो बेटा फिर भी 31 आएगा। तो डाउट में ना रहें, ठीक है। जो भी कंसेप्ट बताएंगे वो आपका क्लियर कराएंगे। यदि किसी का डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल गुरु कंपटीशन क्लासेस अलीगढ़ पे क्वेश्चन भेज सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है सारे क्लियर कराएंगे, समझना है आपको। अब जो अगला स्टेप आता है 4th, वो आता है व्युत्क्रमों का योग।
व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी p का व्युत्क्रम होगा 1/p। 1 का मतलब 1 का व्युत्क्रम होगा 1/1। 4 का आपका व्युत्क्रम होगा वो आपका रेसिप्रोकल में लिखना है 1/4। 5 का पूछा जाए तो 1/5, और 1/5 का पूछा जाए तो आपका 5 आएगा, अपोजिट होता है। तो यहाँ व्युत्क्रम देखेंगे, जैसे मैं छोटा सा एक क्वेश्चन लिया, 20 के कुल गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, ये क्वेश्चन आपसे ले लिया जाए। 20 के कुल गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग आपसे पूछा जाए तो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले क्या करना है, आपको फैक्टराइजेशन करना है। अब 20 को कौन कौन सी संख्या विभक्त कर सकते हैं? 1 का भाग जा सकता है, 2 का जा सकता है, 4 का जा सकता है, 5 का जा सकता है, 10 का जा सकता है, और यही तो फैक्टराइजेशन होगा, यही तो फैक्टर है, ये हो गए आपके फैक्टर। अब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अब 1 का उल्टा क्या होगा? 1/1, 2 का उल्टा होगा 1/2, 4 का उल्टा होगा 1/5, 5 का उल्टा होगा 1/5, और 6 यानी 10 का उल्टा होगा 1/10, और 20 का उल्टा होगा 1/20। यहाँ से एक कंसेप्ट है वो समझाने जा रहा हूँ मैं, वो समझना आपको अच्छे से, ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ। बार बार ऐसे करेंगे तो आप जल्दी से नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में, तो ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आए तो जल्दी से कैसे करेंगे वो कंडीशन में विद कंसेप्ट के बता रहा हूँ। तो यहाँ से जो लासा लेंगे, इन संख्याओं का, नीचे वाली संख्याओं को लासा लेते हैं, तो लासा लेने पर जो लासा आएगा वो वही संख्या आएगी जिस संख्या के हमने फैक्टर किए हैं। तो एक का भाग हम 20 में देंगे तो 20 बार जाएगा। जब हम 1 का भाग 20 में देंगे तो 20 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 10 बार जाएगा, 4 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 का हम भाग देंगे 4 बार जाएगा, 10 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 20 का देंगे तो 1 बार जाएगा। इसका मतलब इससे क्या होता है, ये वाला जो अंश आया, अंश जो जितने भी आए ऊपर वाला स्टेप, ये उस संख्या के फैक्टर ही हैं, और जो फैक्टर का जो टोटल है वही ऊपर आया है, और नीचे क्या आया है, खुद संख्या आई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो टोटल होगा, टोटल करेंगे 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 और 4 39, 39 हो गए 40, 40 और 2 42, 42/20 आया। इसका मतलब ये है कि आपके 20 के कुल गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का जो योग होगा वो 42/20 होगा। इसको हम सरलता रूप में लिख सकते हैं, आप 21/10 भी कर सकते हैं, 2.1 भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या निकला कि ये जो आपके फैक्टर्स हैं वो ऊपर आ गए और जो संख्या है वो नीचे आ गई। तो ये बस ये वाला कंसेप्ट आपको समझना है बस। देखो जैसे मैंने लिखा 100 के कुल गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। तो 100 के आपको फैक्टर देखने हैं, 100 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 5, 10 का, 20 का, 25 50 और 100। ठीक है, व्युत्क्रम करेंगे तो कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्टली जो संख्या हमारी है ये वाली संख्या वो नीचे लिखनी है और ऊपर टोटल्स करना है। तो यहाँ से करेंगे तो 100 और 50 कितने हो गए 150, 150 और 25 175, 175 और 20 195, 195 और 5 200, 210 और 210 और कितने हो गए आपके 4 और 3 7, 217 आपका टोटल आया और आंसर आएगा 217/100। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है व्युत्क्रम का जो टोटल निकालते हैं, व्युत्क्रम का जो टोटल होता है वो होता है कुल गुणनखंडों का योग बटे संख्या। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, बार बार कुछ नहीं करना, बार बार व्युत्क्रम में लिखोगे तो आपको ये वाली कंडीशन समझनी है। ये वाला जो कंसेप्ट है इससे आगे हम कल कराएंगे। बाय बाय सभी के लिए।